वेलकम बैक। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अर्जुमंद हाशमी साहब, उनसे पूछेंगे कि सबसे बड़ा मसला अर्जुमंद हाशमी साहब आपके नज़दीक अमेरिका में क्या है, महंगाई है या कुछ और? देखिए, इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इकॉनमी है, और इकॉनमी का जो हाल हुआ है पिछले 2 साल में, अगर आप सिर्फ उसकी बेसिस पे अगर इलेक्शन के रिज़ल्ट्स देखना चाहेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि मैं मानता हूँ जो बाकी लोगों ने कहा कि फ़िक्स्ड डेमोक्रेटिक वोट्स एंड फ़िक्स्ड रिपब्लिकन वोट्स वही रहते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि मेजर स्विंग्स आते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शन के वक्त आया था जो कि मेजर स्विंग था। एंड आई थिंक दिस टाइम आल्सो दे विल बी अ सिग्निफिकेंट स्विंग, एंड ये 1-2 सीटों की मेजॉरिटी या माइनॉरिटी नहीं रहेगी इस दफ़ा। दे विल बी अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द सिचुएशन बोथ इन द कांग्रेस एज वेल एज इन द सेनेट। जो हम आम बात जो कर रहे हैं, मेजर जो बात लेकिन कर रहे हैं हम, ऑब्वियसली वो स्विंग स्टेट्स की बात कर रहे हैं या बैटल ग्राउंड स्टेट्स की बात कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए इस वक्त। और उनके अंदर आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट द बाइडेन गवर्नमेंट, एंड मेरा ख्याल नहीं है ये कि इस दफ़ा छोटी मेजॉरिटी से किसी भी पार्टी की विनिंग या लूजिंग होगी। इस दफ़ा आई थिंक देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट चेंज। अच्छा, ज़फ़र इकबाल साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। ज़फ़र इकबाल साहब, इस वक्त यूक्रेन जंग ने जिस तरह जहाँ पे तख्ता उल्टा यूक्रेन में, तो एक महंगाई की बड़ी वेव आई, ये सबसे बड़ा बुनियादी नुक्ता लगता है आपको? सर्टेनली जी, महंगाई या अगर आप पेट्रोल की कीमत देखें तो वो अफेक्ट करती है, और यही देखना है कि किस हद तक अफेक्ट करेगी। निवाडा के जो नंबर्स आ रहे हैं वो तो लगता ये है कि जो रेड वेव थी वो इस हिसाब से नहीं आई, क्योंकि अर्ली वोट्स जो भी आए हैं उसमें नेचुरली डेमोक्रेट्स लीड कर रहे हैं। और अगर हम पास्ट से देखें तो 2014 में जो रेड वेव आई थी तो 24,000 रिपब्लिकन्स ने ज़्यादा वोट किया, जो अभी नहीं देखा जा रहा। तो आई थिंक कि आज का दिन खुशाइन होगा मेरे तो ख्याल में डेमोक्रेट्स के लिए, कि जिस रेड वेव की वो थी वो आई डोंट थिंक इट विल कम। अच्छा, प्रोफेसर नईम साहब, आपके नज़दीक क्या लोग बाइडेन से खुश हैं? जो पिछले 2 साल उन्होंने वादे किए, क्या वो पूरे हुए? बिल्कुल हुए। हालांकि बाइडेन ने परफॉर्मेंस उसकी काफ़ी अच्छी है, बेशुमार पार्टिसन बिल पास हुए हैं। चक्कर ये कि इन्फ्लेशन है, ये बाइडेन ने क्रिएट नहीं की थी। इन्फ्लेशन हैपेंड बिकॉज ऑफ मेनी पॉलिसीज जो ट्रंप ने शुरू की थी, एंड इट वाज नेसेसरी। इंजन, आपका गाड़ी का इंजन सीज होने वाला है, आपको ऑयल डालना पड़ता था कि इंजन सीज ना हो। तो जो ऑल द स्टिमुलस डाला गया था वो ज़रूरी था। हमें पता था इन्फ्लेशन होगी। उसके बाद आप बेशुमार फ्लड करते हैं $2-3 ट्रिलियन इकोनॉमी में, तो इन्फ्लेशन होगी। लेकिन लोग हैं समझते नहीं है, कि समझते हैं कि बाइडेन ने किया, हालांकि इसका बाइडेन से ताल्लुक बहुत कम है। इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है, सप्लाई डिमांड की बात है, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, सप्लाई चेन जो बॉटलनेक्स आए थे। लेकिन लोग समझते नहीं उस सब बातों को, वो बाइडेन को ब्लेम करते हैं। जैसे लाइक पाकिस्तान में बात खराब हो जाए तो वो करंट गवर्नमेंट को ब्लेम होता है, ताकि हालांकि विदाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। तो लोग इन जनरल खुश नहीं हैं, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि अकम्पलिशमेंट देखें तो जो किया है पिछले 2-3 साल में इज क्वाइट इम्प्रेसिव। जो बिल पास किए हैं, कई सालों लोग पास नहीं कर पाए थे। अफगानिस्तान से निकलना, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल पास करना, several bills were passed which was quite impressive. So he's doing a good job, but he's doing a very bad job of public relations. People don't realize कि उसने अच्छा काम किया। ये बेवकूफ़ी और लीड है। वाजिद, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि आम लोग इस वक्त क्या फील करें महंगाई के हवाले से, ख़ास तौर पर कि बाइडेन की हुकूमत है और कहा जा रहा था उनसे बड़ी उम्मीदें थीं कि जब वो आएंगे तो कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होंगी। अब सबसे बड़ा मसला लगता है कि महंगाई है, तो आप बताइएगा कि आम लोगों के नज़दीक महंगाई कितना बड़ा इशू है? बहुत बड़ा इशू है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बावजूद कि ये पोलराइजेशन बहुत कम हो रहा है, इसके बावजूद के रियासतों के अंदर जो रेड और ब्लू की बात हुई थी कि उसमें भी जब अबॉर्शन राइट्स के हवाले से, वुमेन राइट्स के हवाले से और जो और दीगर यहाँ के जो लोकल मसाइल हैं, वो काउंटी से लेकर स्टेट से लेकर और आगे नेशनल लेवल तक, उसके ऊपर आपको पोलराइजेशन तो नज़र आती है। लेकिन इसके बावजूद महंगाई तो सबका इशू है। ख़ासतौर पे जब से गैस प्राइसेस बढ़नी शुरू हुई थी, और ये भी जो आम रोड पर आदमी है, स्ट्रीट पे जो आम लोग हैं, वो इस चीज़ की गहराई में नहीं जाती हैं कि कैसे वायरस आया, जिसकी वजह से लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से फिर आगे पैसे देने पड़े गवर्नमेंट
को, उसके बाद सप्लाई चेन के जो इशू हुए थे जो इसका जिक्र किया गया। और अब जब यूक्रेन वॉर जब से स्टार्ट हुई है उसके बाद से रशिया के खिलाफ जो अमेरिका की तरफ से मिलिट्री एड दी जा रही है बिलियन डॉलर्स की चंद हफ्तों के अंदर ही वहाँ पे प्रोवाइड किया गया था, वो कहीं ना कहीं से पैसे निकाल के तो डालने थे। अब उसकी वजह से जब गैस प्राइसेस का जब क्राइसिस स्टार्ट हुआ तो उसके बाद से यहाँ पे लोगों का कंसर्न शुरू हो गया था। देखिए अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें 46 to लेके 65% जो है वो इंक्रीज आया है आम सब्जियों और खाने पीने की चीज़ अशिया के अंदर। सो लोग जब बाहर निकलते हैं और जब वो गैस अगर गैस बढ़ जाती है तो उसमें तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और फिर वो जो भी चीज़ उसकी होनी चाहिए वो खाने पीने को या वैसे जो कंसर्न हो वो सब बढ़ जाते हैं। और यही कंसर्न सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है जो जिसके अंदर पोलराइजेशन भी नहीं है। जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों इस बात को मानते हैं कि महंगाई है और इसका हल निकालना चाहिए। ये अलग बात है कि रिपब्लिकन से अगर पूछा जाए तो वो इसको ब्लेम करते हैं डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन को और व्हाइट हाउस को, और वो कहते हैं कि जो बाइडेन की जो पॉलिसीज हैं वो कांग्रेस जब रिपब्लिकन यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर आके इसको बदलेंगे और रुकेंगे ताकि ये जो इन्फ्लेशन की जो नई हवा चली है उसको रुका जा सके। ठीक है जे जलीसी साहब, बाइडन ने अपना एजेंडा 2 साल में मुकम्मल किया या आपको क्या लगता है किस हद तक वो कामयाब हुए अपने एजेंडे को करने में कामयाब? मेरे ख्याल में जैसे हमारे साथी ने पहले कहा कि प्रेसिडेंट बाइडन ने बहुत अच्छे बिल पास किए हैं और सबसे बड़ा जो इशू था वो अफगानिस्तान से विड्रॉल का था जो उन्होंने टैकल किया। लेकिन इस वक्त जो है इन्फ्लेशन के नतीजे में जो नॉर्मल कमोडिटीज़ या खाने पीने की अशिया की जो कीमतें जो है उनके बढ़ने की वजह से और गैस प्राइसेस के बढ़ने की वजह से जितना काम उन्होंने किया है वो साइड लाइन हो रहा है, वो ओवरशैडो हो रहा है। और इसी वजह से आम आदमी जो है वो बड़ा स्ट्रेस फील कर रहा है, बड़े मुश्किल में फील कर रहा है अपने आप को। और मेरा ख्याल है कि उसी वजह से आज आप इलेक्शन में देखेंगे कि डेमोक्रेटिक पार्टी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी जितना कि नॉर्मल हालात में उसको सीटें मिलनी चाहिए। तो और प्रेसिडेंट बाइडन खुद अपने थोड़ा सा केयरलेस भी रहे अपने कमेंट्स के बारे में। जैसे आपने देखा उन्होंने कमेंट किया पिछले कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान के बारे में, उससे पहले पाकिस्तान के बारे में, तो वो भी इंटरनेशनल लेवल पर हर्ट करता है। मगर डोमेस्टिकली विद इन यूनाइटेड स्टेट्स ये इन्फ्लेशन और उसकी वजह से गैस प्राइसेस के बढ़ने की वजह से जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के इलेक्शन में, वो मेरा ख्याल है डेमोक्रेट्स को ज़्यादा इफेक्ट करेगा बनस्पत इंटरनेशनल लेवल पे जो भी सही हुआ या गलत हुआ। मेरा अपना ख्याल है कि रिपब्लिकन जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कोई 15 से 18 सीटों की मेजॉरिटी से जीतेंगे, उनका नेट गेन होगा शायद। और सेनेट में 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं अमेरिका में जिसमें वो फ्लिप करेंगे, डेमोक्रेटिक सेनेटर्स की जगह रिपब्लिकन सेनेटर्स जीतेंगे। एक जो अननोन इलेक्शन है इस वक्त, ये बहुत टाइट रेस है, वो पेंसिल्वेनिया की है जहाँ पे डॉक्टर मेहमद औज जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, और उनका 50-50 चांस है कि वो इलेक्शन जीत जाएं। और अगर वो जीत गए तो फिर वो पहले मुसलमान सेनेटर होंगे अमेरिका की तारीख में। लेकिन ठीक है जी जलीसी साहब की जिस तरह आप बात सुन रहे थे अर्जुमंद हाशमी साहब, उन्होंने कहा कि बाइडन अक्सर जगहों पे केयरलेस भी नज़र आए, महंगाई एक सबसे बड़ा इशू है। आपके नज़दीक वो अपना सेहत तो नहीं चला सके? देखिए मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा बाकी लोगों से जो सब कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी उन्होंने बिल्स पास किए। ज़रूर हर प्रेसिडेंट के दौर में कुछ अच्छे काम होते हैं, कुछ बुरे काम होते हैं, लेकिन ये कहना कि सारे आने के उनके शुरू के ही दिनों में जो पहला उन्होंने पास किया था वो गैस पाइपलाइन का स्टॉप किया था उन्होंने, उसका कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से इमीडिएटली गैस प्राइसेस राइज हुई थी। अच्छा, अब ये सब चीज़ें जो हैं ये क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट हुआ है इनका। तो ये कहना कि सारी उनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बनी थी, कुछ उन्होंने डिलीवर किया है जैसे हर प्रेसिडेंट डिलीवर करता है, लेकिन ये कहना कि सारी पॉलिसीज़ अच्छी थी ये बिल्कुल गलत है। और आम आदमी के ऊपर इफ़ेक्ट जितना इकॉनमी का होता है उतना यूक्रेन की वॉर का नहीं होता है।
तो इस वजह से मेरा ये ख्याल है कि जैसे जलीसी साहब भी कह रहे थे कि दे विल बी अ चेंज, एंड आई थिंक दे विल बी अ सिग्निफिकेंट चेंज in the constitution of the Congress and in the Senate as well. अब obviously Senate के अंदर total senators ही इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो the number is less, so there will be a less amount of change, लेकिन ये कि change आएगा. ठीक है ताहिर जावेद साहब, आपके नज़दीक इस इलेक्शन में सबसे अहम मसला क्या है जो लोगों के जहनों में हो? सिर्फ महंगाई है, इमिग्रेशन है, जराइम पर काबू पाना है, इसकात हमल है, या तालीम समेत सेहत? ये तमाम इश्यूज हैं जो लोगों के जहनों में। आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अभी किया, हमने अभी तक उस मैटर को टच ही नहीं किया इतनी देर से कन्वर्सेशन में, जो सबसे बड़ा महंगाई के बाद। मैं बिल्कुल बोलूँगा बजट में महंगाई इज ऑलवेज द टॉप लाइन, लेकिन राइट आफ्टर दैट जो वुमेन राइट्स के ऊपर, जो अबॉर्शन राइट्स के ऊपर और प्रो लाइफ और प्रो चॉइस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है, उसके अंदर जो ख़वातीन है इस कंट्री के अंदर उनमें बड़ी तशवीश है, और वो मेरे ख्याल में एक ही तरीके से एक्सरसाइज करेंगी अपनी उस तशवीश को, कंसर्न को, और वो वोटिंग के थ्रू। और ये जो वोटिंग होने जा रही है, मेरे ख्याल में इसके अंदर ख़वातीन की वोटिंग की जो रेशो आप देखेंगे वो, मैं बल्कि आज मैंने जब वोट डालने जा रहा था तो मुझे कम से कम ख़वातीन दुगनी नजर आई लाइंस के अंदर वोट डालने के लिए। और मैंने पर्पसली ये बड़े अरसे बाद में वोटिंग जो इलेक्शन डे वाले दिन वोट करने के लिए गया। ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आई वांट टू विटनेस के भी उस दिन, जैसा भी जो अपना डॉक्टर भी कह रहे थे कि रिपब्लिकन ज़्यादातर वोटिंग डे वाले दिन जाके वोट करते हैं, तो आई वांट टू गो विटनेस के भी ऐसा सच कुछ है। तो ये एक इशू, इस इशू को आप देखें कि बहुत बड़ा इशू है। ये जो कंट्री है, ये अपनी चॉइसेस के ऊपर और आप इनको लिबर्टी के ऊपर आप वापस नहीं कर सकते। ये वो टाइम नहीं रहा कि आप वापस 50 साल पीछे लेकर के जाएं और एक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दे और उनसे लोगों से उनसे राइट्स छीन लिए जाएं। तो मेरा ख्याल है खवातीन जो कहते हैं कि लेजी वोटर्स जो कहते हैं कि ठीक है आई मे डू इट, आई मे नॉट डू इट, वो लोग भी बाहर निकल के एक्सरसाइज उन्होंने की है, अर्ली वोटर्स में वोटिंग में की है और आज भी हो रही है। वो बहुत बड़ा फर्क है जो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेट की सबसे बड़ी होप है। महंगाई तो ठीक है वो इनके खिलाफ जाएगी, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी होप है जिसको देखते हुए मैं समझता हूँ। वैसे भी आप देखें ना कि ये मैजिक नंबर इज 218 हाउस के अंदर, हम ऑलरेडी 220 के ऊपर है, यानी 218 के ऊपर मेजोरिटी बनती है, तो इतना ज्यादा फर्क तो पहले भी नहीं था। तो ये मेंटेन अगर हो जाता है या हो सकता है 2-4 सीटों से वो दूसरी तरफ ले जाए, आई एग्री विद दिस। ऐसा तो हम अमूमन सुनते थे कि पाकिस्तान में ये होता है और अमेरिका में तो वोटिंग मशीन के ज़रिए ही वोट्स डाले जाते हैं। तो आपको लगता है कि रिपब्लिकन्स इस सारे मसले को कैश कराएंगे? नहीं, मेरे ख्याल से ये नहीं होगा। इवेंचुअली वोटिंग मशीन्स में चाहे कोई ख़राबी भी हो, ख़राबियाँ दूर की जा सकती हैं और मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा मसला नहीं निकलेगा। मैं थोड़ा सा एक बात पे बैक पैडल करूँगा इस पर, ताहिर जावेद साहब की बात पे, जिस पे उन्होंने कहा कि बहुत सारे अच्छे बिल्स पास हुए और ऐसे बिल्स पास हुए जो कि पहले नहीं होते थे, मसलन इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट बिल पास हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लामोफोबिया के बिल पास होने से क्या इतने वोट्स प्रेसिडेंट डेमोक्रेट्स को मिलेंगे? द नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स इज़ सो स्मॉल, लेस दैन मे बी 1% और उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, कि इस किस्म के आप बिल्स अगर पास करते भी रहें तो उससे कोई इलेक्शन के ऊपर कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा कि जिससे कि सिग्निफिकेंटली आदमी ये कहे कि भाई बहुत अच्छा बिल पास हो गया। ठीक है, मेरे और उनके लिए ज़रूर ये बिल इम्पॉर्टेंट होगा, लेकिन आम अमेरिकन के लिए, इवन फॉर एन एजुकेटेड अमेरिकन, दैट इज़ नॉट वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज़। जी जलीसी साहब, पोस्टल बैलेट में बहुत फ्रॉड होता है और जाली वोट भी डाल दिए जाते हैं, तो रिपब्लिकन्स इसको चैलेंज भी करना चाह रहे हैं। क्या आराम से आपके ख्याल से रिजल्ट्स को मान लिया जाएगा? मैं एक तो शुक्रिया आपका कि आपने सवाल पूछा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मैरीलैंड की एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो पोस्टल बैलेट में फ्रॉड करना बड़ा मुश्किल है और जिसको हम एब्सेंटी बैलेट कहते हैं उसमें फ्रॉड करना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है।
क्योंकि जितने सेफ गार्ड्स अब उन्होंने कर दिए हैं, शुरू में हो सकता है कि जब ये शुरू हुआ था तो कोई ऑप्शन होता हो लोगों के पास मुख्तलिफ स्टेट्स में, मगर मुझे इस वक्त कोई ऐसा चांस नज़र नहीं आता कि सिवाय इसके कि ऐसे लोगों के नाम पे बैलेट चला जाए जो कि मर गए हों पिछले कुछ सालों में और उनकी वोटर रजिस्ट्रेशन अपडेट ना हुई हो, तो उनकी फैमिली का कोई मेंबर उनके नाम पे वोट भेज दे, तो वो तो एक चांस हर इलेक्शन में हर मुल्क में होता है। लेकिन वैसे इंटेंशनली या ये नहीं हो सकता कि कोई किसी को वोट बैलेट घर पे आया और फोटो कॉपी करके 10 लोगों की तरफ से भी, ये अब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ, तो मेरा ख्याल है कि इस पर ऑब्जेक्शन नहीं होगा किसी की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। वाजिद अली सैयद, आपने वोटिंग स्टेशंस का दौरा किया, यकीनन खुद भी वोट डाला होगा, वोटर्स से आपकी बातचीत हुई, क्या सब कुछ स्मूथली चल रहा है या किसी को कोई मसाइल का सामना भी करना पड़ा? देखिए, मैं जो वाशिंगटन डीसी में हूँ और ये डेमोक्रेट्स यूजुअली यहाँ पर ही विन करते हैं। इस पर मैरीलैंड है, वो भी प्राइमरीली डेमोक्रेटिक ही है। वर्जीनिया के अंदर स्विंग होते रहता है, लेकिन वर्जीनिया के जो नॉर्थन साइड है वाशिंगटन डीसी की, वो भी आमतौर पर डेमोक्रेटिक ही है। तो लोगों का कंसर्न था इस हवाले से था कि मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर वो इस तरह कभी इंटरेस्ट नहीं देते थे जिस तरह इस दफा ले रहे हैं। अगेन उसकी बड़ी रीजंस, एक तो जो इश्यूज हैं और दूसरा ये कि रिपब्लिकन पार्टी इस वक्त चूँकि ट्रंप जो है वो उनके कहने के ऊपर उनकी नॉमिनीज हैं वो आगे आ रहे हैं, तो इस वजह से उसको ये कि कांग्रेस वहाँ पर ना, कांग्रेस जो है वो रिपब्लिकन के पास ना चली गई, ये एक कंसर्न था। इसलिए लोग बाहर निकले जरूर थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकले। अगेन उसकी रीजन ये है कि डेमोक्रेट्स के अंदर रुझान ये है कि वो जल्दी वोटिंग करते हैं, और दूसरे ये अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन इलेक्शन डे के अंदर जो छुट्टी नहीं होती, इसकी कोशिश यही होती है कि इससे पहले ही अर्ली वोटिंग हो जाए या पोस्टल वोटिंग हो जाए, और उसी का ही रुझान यहाँ पे देखने में है। ज़्यादा इतना रश देखने में है जितना सदारती इलेक्शन के अंदर देखने में आता है। अच्छा, ज़फ़र इकबाल साहब, सदारती इलेक्शंस में तो मसाइल पैदा हुए थे, आपको लगता है कि मिड टर्म इलेक्शंस के नतायज को आराम से मान लिया जाएगा? मेरा ख्याल है जी मान लिया जाएगा, क्योंकि जो उस वक्त फ्रेंजी थी वो अब नहीं है। मेरा ख्याल है अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोनों पार्टियां जो है अपने अपने वोटर्स को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही हैं। एंड अगर आप नेवाडा की भी वो देखें तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है, उसके ऊपर दोनों ने अपने अपने लोग लगाए हुए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस दफ़ा वो वाली बात नहीं होगी जो पिछली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अच्छा, नईम ज़फ़र साहब, आपको क्या लगता है, क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप? पिछली दफ़ा तो रिपब्लिकन्स ने काफ़ी शोर शराबा और हंगामा भी किया था, इस दफ़ा आपको क्या लगता है? क्या अगर वो हार जाएंगे तो शोर शराबा हंगामा दोबारा करेंगे? चक्कर ये है कि व्हाट हैज़ रियली गॉन रॉन्ग इन दिस कंट्री कि दोनों पार्टियां इतनी एक्सट्रीम पे चली गई हैं, एक्सट्रीम राइट पे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे, कि पीपल आर डिसइंचेंटेड। लोगों को समझ आती है कि मैं फ़ायदा किया मुझे वोट करने का। डेमोक्रेटिक पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं, द प्रोग्रेसिव विंग हैज़ ड्रैग्ड द पार्टी वे टू द लेफ्ट। ठीक है जी, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रखेंगे और आने वाले सेगमेंट में मुस्लिम अमेरिकन्स के बारे में बात करेंगे।